हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप ऑल स्टूडेंट्स ठीक ही होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से समथिंग। आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी रियली सॉरी बिकॉज इस लेक्चर को लाने में हमने थोड़ी ज़्यादा ही इस बार देरी कर दी है, क्योंकि एक्चुअली में मेरे क्या है, गले में प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो इसकी वजह से इस वीडियो को लाने में मैंने थोड़ा इस बार देर कर दिया है, तो इस चीज़ के लिए आई एम सॉरी। तो हमने इससे पिछले लेक्चर में कवर किया था स्थिर अनुपात का नियम, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ। तो अब हम इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे इसके नेक्स्ट जो लॉज हैं केमिकल कॉम्बिनेशंस के। ठीक है, तो इसमें थर्ड नंबर पे आता है अपना गुणित अनुपात का नियम, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ द मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, तो इसमें क्या है ये देख लीजिए। ठीक है, तो देखो, जब एक निश्चित द्रव्यमान का तत्व किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है तो दूसरे तत्व में गुणित अनुपात पाया जाता है। इसका मतलब समझ रहे हो आप। देखो, हमारे पास क्या है, कोई एक एलिमेंट है और उसको क्या है, एक निश्चित अनुपात का है। ठीक है, या फिर अपना मान लो कि वो एक निश्चित द्रव्यमान का है। तो जब वो किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करता है, तो जब अपने को कंपाउंड मिलते हैं, ठीक है, तो कंपाउंड हमको एक मिल सकता है या एक से अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो जब हमको अधिक कंपाउंड जो मिलते हैं, तो उसमें जो दूसरा वाला जो हमारा एलिमेंट होता है वो गुणित अनुपात में पाया जाता है। अब वो कैसे पाया जाता है ये देखो, हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, हमारा कोई एक एलिमेंट है ए है, एक अपना बी है। हाँ, तो ये हमारा कैसा रहता है, फिक्स्ड, यानी ये हमारा क्या है, डेफिनेट, इसका वो है मास। ठीक है, और ये अपना रहता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब होता है चूकता रहता है या फिर चेंज हो जाता है। ओके, हाँ, तो देखो, जब ये रिएक्शन करते हैं तो a प्लस बी करेगा, तो मान लो देखो a पर a प्लस सॉरी a b1 मिल सकता है, या फिर दूसरा कंपाउंड हमको a b2 मिल सकता है। ओके, तो देखो इसमें ना तो a चेंज हुआ है यहाँ पे और ना ही इसमें यहाँ पर a चेंज हुआ है, बट यहाँ पर देखो b1 है बट यहाँ पर b2 है। तो अगर इसका रेशो निकलेगा तो वो हमारा रेशो होगा b1 रेशो b2। इनका जो अनुपात होगा वो ये होगा b1 अनुपात b2। ओके, तो इन दोनों का जो मास होगा वो गुणित अनुपात में होगा, गुणा वाली फॉर्म में होगा। जैसे इसका मास 1 है तो इसका मास 2 होगा, तो इसका 2 गुना हो गया। क्लियर। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखो हमारा O है और H है, तो H हमारा जब O से रिएक्शन करता है तो इससे दो या दो से अधिक कंपाउंड बनते हैं। देखो कैसे, जब H O से रिएक्शन करता है तो एक तो बनता है हमारा H2O और एक बन जाता है हमारा H2O2। क्लियर। जब H और O की रिएक्शन करवाते हैं कभी भी, तो इसके दो कंपाउंड बनते हैं, एक तो H2 बन सकता है और एक हमारा H2O2 बन सकता है। ये हमारा क्या है, वाटर, ये हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्लियर। तो देखो इनका जो रेशो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो इन दोनों में एलिमेंट कौन कौन से, एक तो H है और एक O है। देखो ये HO, पहला कंपाउंड कौन सा बन रहा है हमारा H2O, ये देखो H2O। सेकंड कंपाउंड H2O2, H2O2। ठीक है, देखो H, इसमें H का जो मास होगा वो कितना होगा, द्रव्यमान कितना होगा। H का द्रव्यमान होता है 1 into इसका कितना है, इसमें 2 लगा हुआ है तो उसमें 2 का गुना। ओके, इसमें O कितने, 1 है, 1 O का होता है 16। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 2। हाँ, अब यहाँ पर देखो इसमें H कितने हैं, 2, ये लो 1 into 2, दैट मींस यहाँ पे भी 2, बट यहाँ पर O कितने 2, तो 16 into 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 32। क्लियर। तो यहाँ पर देखो ये H2 यहाँ पर भी इतने हैं, यहाँ पर भी इतने हैं, क्योंकि यहाँ पर O 1 है लेकिन यहाँ पर O कितने हैं 2, तो यहाँ पर हो जाएगा O O2, तो इसका रेशो हो जाएगा हमारा 16:32। तो इसको हम बोल सकते हैं 1:2। तो इनका अनुपात क्या हुआ, ये हुआ। समझ में आया कुछ। ठीक है, ऐसे हमारा किसका ले सकते हैं, C प्लस O, दोनों रिएक्शन करते हैं तो हमको दो कंपाउंड देखने को मिलते हैं, एक तो CO और एक होता है CO2। इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और इसको तुम जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इनका भी अगर हम देखें तो देखो C और ये O, ये CO2 CO और ये CO2। ओके, यहां पर कार्बन कितने हो जाएंगे 12, क्योंकि एक कार्बन है तो एक कार्बन का मास कितना होता है 12। यहाँ पे देखो O 1 है तो O का हो जाएगा 16। यहाँ पे देखो कार्बन 1 है तो वही 12, बट यहाँ पर O कितने 16, तो 16 into 2, तो वही कितना हो जाएगा यहाँ पर 32। तो इन दोनों का अगर रेशो देखेंगे हम तो यहाँ पर 16 है और यहाँ पर तुम्हारा 32, तो इनका भी कितना हो जाएगा
1:2। तो देखो इनका जो रेशो है वो गुणित अनुपात में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। जैसे कि देखो हम बोले तो देखो यहाँ पर तुम्हारा H2O2 है, ठीक है, H2O2 और एक हमारा H2O, तो देखो H2O और एक H2O2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रेशो है तुम्हारा 1 रेशो, सॉरी यहाँ पर 2 रेशो, सॉरी ये देखो H का होता है 1 into 2 तो 2 हो गया, इसका होता है 60, ठीक है। अगर उसको हम सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा 1:8, ये इसका है ना। अब H2O2 का निकालेंगे देखो हो जाएगा उसका 2:32 और इसका सिंपल करेंगे तो 1:60। तो देखो ये तो आ रहा है 1:8 और ये आ रहा है तुम्हारा 1:16। तो देखो ये तुम्हारा इससे 2 गुना है कि नहीं? 2 गुना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक है। ऐसे इसमें हो जाएगा CO और CO2 में, तो ये देखो CO इसका हो जाएगा 12:16, तो इसको सिंपल करेंगे तो देखो 4 से चला जाएगा तो 4 तिया 12, 4 चौका 16, ओके। ऐसे इसके हम CO2 के लिए बात करेंगे तो CO2 के लिए देखो 12:32 है ना, 4 से करेंगे तो 4 तिया 12 एंड 4 अट्ठे 32, ओके। तो देखो इसका आ रहा है 3:4, इसका आ रहा है 3:8। तो देखो ये जो सेकंड वाला है जो मैंने आपको बताया था, ये वाला देखो AB1 AB2, तो देखो ये B1 ये रहा, B1 ये है, कितना है इसका, ठीक है, ये B2 ये रहा, ठीक है। और जो इनका जो रेशो है वो देखो इसका रेशो जितना है इससे 2 गुना होगा इसका, तो देखो ये 4 है, 4 दूनी 8, क्लियर। तो इस तरीके से तुम्हारा जो क्या है, जब कोई एक कंपाउंड जो फिक्स उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, जब वो किसी दूसरे वाले से रिएक्शन करता है तो उसके 2 या 2 से अधिक कंपाउंड देखने के लिए मिलते हैं, और जब वो 2 कंपाउंड देखने के लिए मिलते हैं तो उसमें एक जो हमारा एलिमेंट रहता है वो फिक्स अमाउंट में रहता है या फिक्स मास में रहता है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा होता है वो उसके गुणित अनुपात में होता है, गुणा वाली फॉर्म में होता है, 2 गुना, फिर उससे अगला होगा वो उससे अलग, फिर वो उससे अलग होगा वो अलग, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। पहले इसको राइट डाउन करो, फिर इसके 1-2 एग्जांपल और बताते हैं, ठीक है। राइट डाउन करो। हाँ, यहां तक समझ में आ गया होगा। हाँ, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल मूव करते हैं हम। जैसे देखो N जब रिएक्शन करता है O से, तो देखो ये काफी सारे क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। जैसे देखो एक बनाता है ये NO, ठीक है, एक बनाता है NO2, एक बनाता है N2O, एक N2O3, N2O5, इतने सारे कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। जो N है NO से रिएक्शन करता है तो इतने सारे क्या बना सकता है, कंपाउंड बना सकता है। तो देखो हम क्या करेंगे, सिंपल लॉजिक, वही वाला लॉजिक है। देखो जब ये इससे रिएक्शन करेगा तो देखो सब में N और O है, देखो रिएक्शन हमारे 2 कर रहे हैं, इसमें एक रहेगा निश्चित, दैट मींस ये फिक्स है, ठीक है, बट ये क्या रहेगा, डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं, ओके। देखो सिंपल फॉर्मेट देखो चेक करेंगे N और ये O, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे NO की, फिर NO2, N2O, N2O3 और ये N2O5, क्लियर। देखो अभी सबका लॉजिक समझना है। इसमें N कितने, 1, एक N का हमारा जो मास होता है वो 14 होता है, जो मैं आपको पहले से लिखवा चुका हूं, ओके। इसमें भी देखो 14, इसमें देखो 14 into 2 हो जाएगा क्योंकि 2 है। यहां पर देखो, हाँ N2, यहां पर भी तुम्हारे 14 into 2, यहां पे भी तुम्हारे 14 into 2, ओके। यहां पे देखो O कितने, 16 हो जाएगा, एक O है 16, यहां पर कितने 32, यहां पर 16, यहां पर वो 3 है ना, तो 16 into 3, यहां पर वो कितने हैं, 16 into 5, ओके। हाँ, अब देखो हम इनको चेक करें, देखो यहां पर 28, यहां पर भी 28 और यहां पर भी 28, क्लियर। यहां पर ये अपना 16 है, ठीक है, ये 32 है, ये अपना 16 है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा अपना 48, ये हो जाएगा
80। क्लियर है? हाँ, अब देखो हमने बताया था आपको कि जब कोई दो कंपाउंड, ठीक है, या फिर दो एलिमेंट, सॉरी दो एलिमेंट, एलिमेंट मतलब एक तत्व जब कोई निश्चित द्रव्यमान का तत्व किसी दूसरे तत्व से क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो वो दो या दो से अधिक क्या बना लेता है, कंपाउंड बना लेता है। देखो अधिक कंपाउंड बन रहे हैं दो से, ठीक है, तो उसमें एक तो क्या रहता है, निश्चित रहता है, और दूसरा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। लेकिन जो दूसरा होता है वो कौन से अनुपात में होता है, गुणित अनुपात में होता है। तो देखो आप सबसे पहले देखो इनमें, देखो ये दोनों तो क्या है, सेम 14 14, बट ये देखो मैं 28 28 28, तो मतलब हमको इनको भी 28 करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि इसके मास को हम क्या करेंगे, डेफिनेट करेंगे, क्योंकि जब ये 28 28 है तो ये भी 28 करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब इसमें हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो ये है N2 NO, ठीक है, तो इसमें जब 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन यहां होता है, तो मतलब वो दोनों में होता है, इस N में भी होगा और O में भी होगा, तो इसका यहां पे भी हो जाएगा। क्लियर? सेम सिचुएशन देखो यहां पे, ये भी 14 है, बट हमको इसको भी क्या करना है, 28 करना है ना, क्योंकि इसको तो हमें डेफिनेट रखना है, निश्चित रखना है बिल्कुल, ठीक है। तो देखो इसको भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें दोनों में होगा, इस n में भी होगा, इस O2 में भी होगा, तो देखो इसमें हो जाएगा 2 और इसमें भी हो गया 2। क्लियर ना? अब देखो ये कैसे चेंज हो जाएगा, ये n ये O, देखो इसका n कितना हो जाएगा यहाँ पे 28, क्लियर, यहाँ पे ये भी 28, क्लियर, ये भी 28, क्लियर, ये भी 28, क्लियर, ये भी 28, क्लियर। देखो सारे 28 है, मतलब ये तो निश्चित है, बट हम इनकी बात करेंगे हम तो क्या होगा 32, ये 64, 16, 48 और ये हमारा 80। अब इनको चेक करो, देखो इसका नंबर मान दे सकता हूं 1 2 3 4 एंड 5। तो देखो ये गुणा वाली फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि देखो 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये गुणित अनुपात में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है कि जब हमारे दो या दो से अधिक एलिमेंट जब रिएक्शन करते हैं तो वो दो या दो से अधिक क्या बना लेते हैं, जब दो अपने क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं जिनमें एक फिक्स होता है और एक हमारा डिफॉल्ट रहता है, तो दोनों रिएक्शन करने के बाद दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं। तो जो दूसरा अपना एलिमेंट होता है वो उसमें गुणित अनुपात में पाया जाता है। तो देखो गुणित अनुपात में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिल रहा है ना। तो इसका तुम रेशो, अगर इसका रेशो बनाओगे ना इस O का, तो देखो कैसे बन सकता है 1:2:3:4:5, है ना, क्योंकि देखो इन सब में से मैं अगर कॉमन ले लूंगा 16 को, तो देखो 16 में से देखो ये 16 बन जाएगा, ठीक है, ये 2 रह जाएगा, ये 3, ये 4 और ये 5, तो इनका रेशो हो जाएगा 1:2:3:4:5, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करते हो आप तो किस तरीके से हो जाएगा तुमको बताइए कि जैसे अगर इसको हम ऐसे लिखें कि NO2, अब देखो पहले हम उसको लिख देते हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट पे ये आ रहा है ना, तो N2O को लिख लो पहले, जैसे तुमको समझने में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। N2 दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, तो NO को ले लो, ठीक है, और इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन, ओके। तीसरे नंबर पर अपना आ रहा है 48 वाला, तो तुम्हारा N2O3 आ रहा है, N2O3, क्लियर। हाँ, फोर्थ नंबर पे ये रहा NO2, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लिकेशन, और फिफ्थ नंबर पर अपना आ रहा है N2O5, ठीक है। अब देखो इसमें इन दोनों का रिएक्शन अगर हम वो करेंगे रेशो, तो इन दोनों का रेशो क्या आएगा, देखो N2O ये रहा, सॉरी N2O ये रहा, तो इसका रेशो हो जाएगा 28 और 16, ठीक है, 28:16 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 28:16, क्लियर। दूसरा कौन सा दूसरे नंबर पर अपना ये रहा 2NO2, तो इसका हो जाएगा देखो क्या 28:32, क्योंकि N 14 होता है, 2 का गुणा हो रहा है 14 में 28, O अपना 16 होता है, 16 में भी आगे 2 का गुणा हो रहा है 16 में 32, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका N2O3 ये रहा, इसका ये रहा 28:48, ठीक है। NO2 ये रहा फोर्थ नंबर पे, इसका 28 में 64, और फिर लास्ट वाला 28:80, क्लियर है ना, है कि नहीं, है ना। इनमें से अगर तुम किसी को नहीं लेना चाहो तो तुम इनको देखो डायरेक्टली ना, देखो ये 16 बंदा 16 2 32,
16 3 जा 48, 16 4 जा 64 और 16 5 जा 80। तो ये देखो तुम्हारे रेशो 1 2 3 4 5 इस तरीके की मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्मेट में आता है। तो इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शनल लॉ बोलते हैं। ओके, मल्टीपल प्रोपोर्शनल लॉ या फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, इस तरीके के आप और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, ये राइट डाउन कर लो, एक एग्जांपल और लिखवा देते हैं। ठीक है, देखो ठीक है, तो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि देखो तुम्हारा एस है, एस रिएक्शन करता है ओ से, तो ये भी तुम्हारे 2 से अधिक कंपाउंड बनाता है। एक तो बनाता है SO2, SO3, SO4। इनका भी अगर हम चेक करें तो देखो, ये देखो दोनों में तीनों में एक एक ही ओनली, बट ये देखो 2 3 4, तो तुम इनका डायरेक्टली बोल सकते हो 1:2:4, सॉरी 2:3:4। क्लियर? देखो कैसे आएगा, देखो SO, यहां पर SO2 है, SO3, SO4। क्लियर? देखो 16 पर आता है अपना सल्फर 16, तो इसका जो रेशो होता है अपना, इसका रेशो हम निकालेंगे तो उसको छोड़ो आप, पहले तो इसका मास निकालो। ठीक है, 16 पर आता है तो 16 का इसका होगा 32 मास, 32। ठीक है, तो इसका भी 32 होगा क्योंकि इसमें भी एक ही एस, इसमें भी एक सल्फर, 32। बट बात करें इनकी तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, ओनली 2 है ना, तो एक ऑक्सीजन का जो हमारा मास होता है वो 16 होता है, तो 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 3 कितना आ जाएगा 48, 16 इंटू 4 क्या हो जाएगा 64। तो देखो हमको रेशो जो चाहिए होता है, मास रेशो जो चाहिए होता है वो किसका चाहिए होता है, सेकंड वाले एलिमेंट का। सेकंड वाला एलिमेंट कौन है, ये है। तो ये देखो तुम्हारे गुणित अनुपात में है, देखो 32, ये 16 के टेबल में आता है, 2 2 32 और 48, 16 16 64। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जो रेशो है वो क्या हो जाएगा 2:3:4, अगर 16 इक्वेशन कॉमन निकाल लेंगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा ये भी क्या आ जाता है, इस गुणित अनुपात का एक एग्जांपल के फॉर्मेट में आ जाता है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आपको इजीली जो ये है अपना गुणित अनुपात का नियम समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट लॉ पे। ओके, सो राइट डाउन इट फास्ट। तो अभी हमने जो लॉ पढ़ा था मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ, इसको जॉन डल्टन ने 1803 में इंट्रोड्यूस किया था। फिर उसके बाद में कुछ और भी लॉज आए, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉ, ये देखो नेक्स्ट लॉ, ठीक है, देखिए नेक्स्ट लॉ जो है ये गैलिसॉफ लॉ है। इसको गैलिसॉफ ने इंट्रोड्यूस किया था, और ये सिर्फ ओनली किसके लिए था, गैसेस के लिए था। किसके लिए था, गैसेस के लिए था। ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1808 में। ठीक है, हाँ, एक हमारे केमिस्ट थे, जो केमिस्ट्री के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1808 में इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया था। बट ये सिर्फ ओनली एप्लीकेबल होता है ओनली गैसेस के लिए। ठीक है, कि जब भी हमारी कोई दो गैसें क्या करती है, रिएक्शन करती है, तो जो हमारा क्या मिलता है, एक नया उत्पाद हमको जो मिलता है, एक हमको कंपाउंड मिलता है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, एक सरल अनुपात में होता है। लेकिन सरल अनुपात में क्या होते हैं, उसके द्रव्यमान होते हैं उसके, ठीक है, या उसका मास होता है ना, सॉरी इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम उसका। ठीक है, जो वॉल्यूम मतलब उसका आयतन होता है, वो एक सिंपल रेशो में मिलता है। किसमें मिलता है, सिंपल रेशो में। देखो जैसे अपने पास क्या है, कोई ए है प्लस कोई बी है। ठीक है, तो हमको देखो ये है, जैसे मान लो कोई 2C है। क्लियर, तो देखो ये एक है, इसका एक वॉल्यूम है, एक ही एक है, एक ही भी है, तो ये भी एक है, और आपको मिलना कितना है 2। ठीक है, तो मतलब इनका जो रेशो जाएगा वो हो जाएगा 1:1:2। ये एक सिंपल अनुपात हुआ। क्लियर है? ठीक है, और ये दोनों क्या होंगे, ए भी गैस होगा और ये बी भी गैस होगा। ठीक है, और हमको ये कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड होगा, ये भी इनके साथ में एक सिंपल रेशो में होगा। इसमें होगा सिंपल रेशो में। ठीक है, चलिए वो करें। देखो जैसे
जैसे हमने रिएक्शन करवाई H2 की प्लस O2 से, तुम्हें पता है डेफिनेटली क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, ठीक है, ठीक है, और H2O मिलेगा। तो यहाँ पर देखो H2 है लेकिन यहाँ पे भी H2 है, लेकिन यहाँ पर O2 है लेकिन यहाँ पर O है, O है। तो इसको हम बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2, तो यहाँ पर देखो O भी 2 हो गए, H कितने हो गए यहाँ पर 4, देखो 2 दूनी 4, 4 H होगी। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन हमारी क्या है, बैलेंस है, ठीक है। देखो ये भी गैस है तो हमें लिखना पड़ेगा ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी हमारा गैस, ठीक है। देखो ये H2 जो है हमारे पास में, H2 जो मॉलिक्यूल है वो कितने वॉल्यूम है इसका 2, इसमें आगे 2 का बनो 2 वॉल्यूम, ठीक है। इसका क्या है O2, O2 तुम्हारा सिर्फ O2 ये तो तुम्हारा खुद एक क्या है मॉलिक्यूल है, अणु है, लेकिन इसका कितना वॉल्यूम है, ओनली सिर्फ एक है नहीं, इसमें आगे एक का ही हो रहा है, 2 का नहीं हो रहा, ठीक है। जितने आगे वो होते हैं उसको हम उसका इतना वॉल्यूम बोल देते हैं। तो O2 का तुम्हारा 1 वॉल्यूम, ठीक है। ये देखो तुम्हारा H2 हो तो एक नया कंपाउंड बना है, ठीक है, वाटर वेपर बनी है, ठीक है। वाटर वेपर मतलब पानी जब गर्म होकर के उड़ता है तो वो वेपर बन जाता है, वाष्प बन जाता है, लेकिन होता तो जल ही है, H2 गैसीय बनता है, वेपर बन जाता है, लेकिन ये कितना बना 2 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम। तो इनका रेशो हो जाएगा 2:1:2, ओके। ऐसे तुम्हारे क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है, देखो H2 प्लस Cl2, ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। हमको मिलेगा 2HCl, ठीक है, मिलेगा तो HCl, बट देखो Cl भी 2 है, H भी 2 है, तो यहाँ पर तुम्हारे क्या होता है, मास कंजर्वेशन होता है, कहता है, मैंने तुमको बताया था कि जितना मास इधर है उतना ही मास इधर होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमको इनको बैलेंस करना पड़ता है। तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर देखो H भी 2 हो जाएंगे और यहाँ पर Cl, इससे सब जो आगे जो बड़ा होता है वो उसमें पूरे में होगा, तो Cl भी हो जाएगा, मतलब Cl भी 2, Cl भी 2, H भी 2, तो यहाँ पर भी देखो H2 और Cl, ठीक है। अब देखो इसका देखो H2 का कितना, H2 तुम्हारा क्या है, एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मतलब अणु है, कितने 1 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम, Cl2 इसका भी 1 वॉल्यूम, ठीक है, इसका 2 वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1:1:2। तो एक देखो सिंपल रेशो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, एक सरल अनुपात मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये यही कहता है कि जब कोई दो गैसें रिएक्शन करती हैं, ठीक है, लेकिन कब हो रहा है, जब उनका तापमान यानी टेम्परेचर, इसका भी टेम्परेचर सेम है और इसका भी टेम्परेचर सेम है, ठीक है, इसका भी प्रेशर सेम है और इसका भी प्रेशर सेम है, तब होती है ये सिचुएशन, क्लियर है ना। तो ध्यान रखना इस चीज को। जैसे तुम्हारे देखो जैसे N2 प्लस H2, ठीक है, रिएक्शन क्या बनती है तुम्हारी NH3, क्लियर, ठीक है, ठीक है। तो देखो रिएक्शन तुम्हारी ये हो गई, बट इसको बैलेंस करेंगे हम, तो देखो यहाँ पर N2 है लेकिन यहाँ पर N1 है, तो हमको तो N को भी बराबर करना है ना, तो मैं इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, क्लियर ना। तो देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी N2, बट देखो यहाँ पर H कितने 2, लेकिन यहाँ पर H कितने हो गए, तो 3 यहाँ पे 2 आ गए, तो 3 2 6, मतलब यहाँ पर H कितने 6, तो 6 करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 3H2। अब देखो ये पूरी बैलेंस है, 6H 6H 2N 2N बैलेंस हो गई। अब देखो ये भी गैस है, ध्यान रखो, ये भी गैस है और ये भी तुम्हारी गैस है, ठीक है, ठीक है। अब देखो समझो, ये तुम्हारा देखो N2 है, ये एक क्या है मॉलिक्यूल, मतलब एक परमाणु नहीं है, ये अणु है, क्योंकि इसके अंदर N के 2 एटम है, ठीक है, लेकिन ये है कितना, ओनली 1 है ना, 1 मॉलिक्यूल ही तो है, तो इसको मैं बोल दूंगा 1 वॉल्यूम, एक आयतन है इसका। इसका कितना है H2 के 3 आयतन, 3 वॉल्यूम, इसका कितना है 2 वॉल्यूम। तो इनका अगर मैं रेशो बनाऊंगा तो 1:3:2, ठीक है। तो ये भी क्या है, सरल अनुपात है, ठीक है। तो इन गैसों का एक सरल अनुपात होता है, कब, जब इनके सबके क्या है टेम्परेचर है वो समान होंगे, प्रेशर है वो भी समान होंगे, तब उस टाइम पर ये एक तब का जो आयतन है वो एक सरल अनुपात में मिलता है। तो देख लो इनका आयतन सरल अनुपात में, इसका आयतन 1, इसका आयतन 3, इसका 2, तो देखो बात देखो, ठीक है, बात समझ में नहीं आ गई। ऐसे तुम और भी ले सकते हो, ठीक है, और भी रिएक्शन ऐसे ही करवा सकते हो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आप इसको इजीली समझ सकते हो। राइट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट लॉ पे मूव करते हैं, ओके।
हमारा जो लास्ट लॉ है वो है एवोगाद्रो लॉ, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एवोगाद्रो का नियम बोलते हैं। देखो इस नियम के अनुसार क्या होता है, ठीक है, देखो इस नियम के अनुसार ये होता है कि जो एवोगाद्रो है उसने ऐसे बोला था कि जब कोई दो गैस हैं जब रिएक्शन करती हैं, ठीक है, तो जब वो रिएक्शन तो करती हैं, ठीक है, लेकिन उस टाइम पर क्या होता है, उनके तापमान, उनका दाब, ठीक है, और उनका आयतन अगर समान है, ठीक है, तो उनका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम वो उन गैसों के अंदर जितने भी उनके पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स पर निर्भर करता है, ठीक है, उन पर डिपेंड होगा वो, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, देखो इस नियम के अनुसार जब कोई दो गैस है, ठीक है, दो गैसों का ताप, दाब तथा आयतन समान होता है तो उनके कणों की संख्या भी क्या होती है, समान होती है, ठीक है। देखो समान ताप, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, देखो समान ताप, दाब और आयतन पर उन गैसों का आयतन उनके कणों पर या कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है, कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है, जहां लिख सकते हैं वेयर, जहां v वॉल्यूम और n यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस, ठीक है, गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तुम्हारे n, ठीक है, इस पर डिपेंड करते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं बोलता हूं बेटे, जो एवोगाद्रो ने अपना जो लॉ दिया है तो उसको कुछ ना कुछ सोच समझ के एक्सपेरिमेंट वगैरह करके दिया होगा, ठीक है, तभी तो ये सही है, ठीक है। और अगर वो नहीं भी मानते तो उसको प्रूफ कैसे करते हैं, देख लो प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक है। प्रूफ इसको ऐसे करते हैं, देखिए मान के चलो देखो अपने पास में कोई दो गैसें हैं, मान लो ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे क्या है, कोई पात्र है, ठीक है, ये आइसोलेटेड सिस्टम मान लो, देखो इसके अंदर देखो मान लो हमारी N2 गैस भरी हुई है और ये हमारा मान लो कोई H2 गैस भरी हुई है इसके अंदर, है ना, तो इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे ना N2 के, ठीक है, इसके अंदर H2 के होंगे, क्लियर है बात, ठीक है ना। हाँ देखो प्रेशर इसका दोनों क्या होंगे, सेम, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि अगर तुम्हारा प्रेशर सेम है, टेम्परेचर की बात करो टेम्परेचर भी दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। एंड तीसरी चीज वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए कैपिटल वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ये भी दोनों के लिए क्या है, बराबर है, ओके। तो इनकी चीजें क्या क्या अलग हो सकती है, मान लो इसका m है m1, इसका m2, मास अलग हो सकता है, ठीक है, P से प्रेशर यानी दाब, क्लियर, T से टेम्परेचर यानी ताप, ठीक है, V से वॉल्यूम यानी आयतन, ठीक है, सही है। हाँ ये तुम्हारा क्या, m से मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान भाई अलग अलग हो सकता है ना, लेकिन वो अभी चेक करेंगे, देखो प्रूफ करेंगे, ठीक है। हाँ इसके पार्टिकल्स मान चलो n1 है, इसके अंदर मान चलो n2 है, दोनों को डिफरेंशिएट तो करेंगे ना भाई, इसके अंदर n2 गैस है तो इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो इसके लिए n2 हो जाएगा, इसके लिए n1, ठीक है। ये तुम्हारे क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, यानी कण मान लो हिंदी में नॉर्मल तरीके, ठीक है। हाँ और देखो इनके लिए वेलोसिटी भी हो सकती है, इसके लिए v1, इसके लिए v2, यहाँ पर ये वेलोसिटी स्मॉल v है तो इसके लिए यहाँ पर वेलोसिटी, वेलोसिटी को बोलते हैं वेग, क्लियर है ना। हाँ ऐसे हो सकता है, समझ में आ रही बात। तो देखो अगर हम इसको चेक करें या फिर इसको हम प्रूफ करें तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि भाई जो हमारा वॉल्यूम है वो इस पर डिपेंड करता है, या फिर इनके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो दोनों के क्या होंगे, इक्वल होंगे, समान होंगे, जितने इसमें हैं उतने ही इसमें होंगे, लेकिन कब, जब इसका टेम्परेचर सेम है इसके टेम्परेचर के, इसका वॉल्यूम सेम है इसके वॉल्यूम के, इसका प्रेशर सेम है इसके प्रेशर के, ठीक है, जितना प्रेशर इस पर लगा हुआ है उतना इस पे, इतना इस पे तापमान लगा हुआ है इतना ही तापमान इस पर है, इतना वैल्यूम है इसका इतना ही वॉल्यूम है, तब तुम्हारे क्या होंगे, इसके पार्टिकल्स इसके पार्टिकल्स के बराबर होंगे, क्लियर। चलो चेक कर लेते हैं, देखो हमारे पास में काइनेटिक गैस इक्वेशन होता है, ठीक है, गैस इक्वेशन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैसों का गति समीकरण, ठीक है। और ये क्या कहता है, देखो ये होता है Pv इज इक्वल टू 1/3 mnv², क्लियर, क्या होता है mnv², ठीक है। देखो ये इक्वेशन पहले हम सॉल्व करके देखेंगे, अगर इसमें कुछ हमारे को कुछ देखने के लिए मिलता है तो वो देखेंगे हम, और नहीं होता तो फिर हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और ठीक है आगे से, ठीक है भाई। चलो देखें, पहले हम इसको देखते हैं N2 गैस के लिए, ठीक है। देखो
पीवी इक्वल टू देखो 1/3 m, इसका मास क्या है m1, लो m1, ठीक है, n इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स n1, लो n1, इसकी वेलोसिटी v1 का स्क्वायर। क्लियर है? ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट बन गया। किसके लिए था ये? फॉर n2 गैस। क्लियर? ठीक है, अब ऐसे हम किसके लिए देखेंगे? फॉर H2 गैस के लिए देखेंगे। देखो उसके लिए भी क्या होगा? पीवी, पी यहां पर क्या होता है? संवेग, ठीक है, वी यहां पर वही वेलोसिटी है जो तुम्हारी, सॉरी वॉल्यूम है जो तुम्हारे क्या दोनों के लिए क्या है? समान है ना वॉल्यूम दोनों के लिए, इसके लिए भी दोनों के लिए वॉल्यूम समान है तो वॉल्यूम समान है। ठीक है, देखो हाँ यहाँ पे बात करते हैं 1/3 इनटू n। देखो यहाँ पर दूसरे के लिए क्या होगा? n2 होगा इनटू ये, इसके लिए n2 होगा एंड इसके लिए वेलोसिटी v2 स्क्वायर। क्लियर है ना? इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान सकते हैं। क्लियर? देखो दोनों के लिए देखो ये तो समान है, जब ये दोनों समान है तो फिर ये दोनों भी क्या होंगे? जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल ही होंगे भाई, ऑब्वियसली बात है। तो तुम्हारी LHS बराबर है LHS के, तो RHS भी दोनों की क्या होगी? बराबर ही होगी। तो देखो RHS बराबर होगी, देखो ये तुम्हारा 1/3 m1 n1 v1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसके 1/3 m2 n2 v2 का स्क्वायर। तो देखो 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 n1 v1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा m2 n2 v2 का स्क्वायर। सही है? इसको इक्वेशन नंबर 3 बना देते हैं। ठीक है, चलो ये तो हमारी वॉल्यूम के लिए बात हो गई कि इन दोनों का अगर वॉल्यूम सेम है तो हमने क्या किया? इसको काइनेटिक गैस इक्वेशन के थ्रू हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास में ये इक्वेशन मिला देखने के लिए। क्लियर है? ठीक है, अब हम देखो एक चीज और चेक करते हैं। अभी देखो इसका क्या है? प्रेशर भी तुम्हारा क्या है? सेम है। तो देखो यहाँ पर प्रेशर भी आ गया। ठीक है, ये देखो P यहाँ पर प्रेशर था, तो देखो यहाँ पर PV तुम्हारे प्रेशर के लिए हो गया। ठीक है, P यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम यहाँ पर वॉल्यूम। ठीक है, इन दोनों के लिए सेम हो गया। अब हमारी बात करेंगे हम टेम्परेचर के लिए। यहाँ पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, दोनों के क्या है? समान है। तो देखो ये दोनों समान रहेंगे तो तुम्हारी ये दोनों RHS भी तुम्हारी हो जाएंगी, समान हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हमने इक्वल करने के तुम्हारी ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। लेकिन अभी हमारा तीसरा पॉइंट रहेगा कि टेम्परेचर समान है, तो टेम्परेचर के लिए कैसे प्रूव करेंगे इसको? टेम्परेचर के लिए देख लो। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, सॉरी, वैसे जो मैं आपको ये जो प्रूफ करवा रहा हूँ ये कोई आपको करवाता नहीं है, आप चेक करके देख लेना। जब भी आपने स्कूल के अंदर कभी पढ़ा होगा इस लॉ को, कोई नहीं करवाएगा इसको। ठीक है, यहाँ पे देखो, हाँ देखो टेम्परेचर अगर सेम है तो टेम्परेचर के लिए तुम्हें पता है क्या होता है? एक काइनेटिक एनर्जी का अपना क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है, टेम्परेचर के लिए है ना, तो देखो E के इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ये होता है भाई। जब टेम्परेचर जब तुम्हारा दिया जाएगा उनके लिए, ठीक है, अब दोनों के लिए समान टेम्परेचर दे रहा है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर देगा तो उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे? गति करने लगेंगे। ठीक है, गति करने लगेंगे ना पार्टिकल्स। जब तुम उसको क्या दोगे? टेम्परेचर दोगे तो उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब उसमें गतिज ऊर्जा क्रिएट होगी, और गतिज ऊर्जा से तुम्हारे क्या करते हैं? पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो दोनों के अंदर क्या है? दोनों के अंदर क्या होगा? समान टेम्परेचर है, तो दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी, गतिज ऊर्जा सेम होगी दोनों के लिए। काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है गतिज ऊर्जा। ओके, तो ये देखो मैं देखता हूं, पहले देखता हूं मैं इसके लिए। देखो इसके लिए क्या हो जाएगी? 1/2 इनटू देखो m मतलब तुम्हारा क्या यहाँ पर मास है। ठीक है, इसके लिए मास कितना था? m1 इनटू इसके लिए वेलोसिटी कितनी थी? v1 स्क्वायर हो गया। क्लियर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूं। ऐसे तुम्हारी ये किसके लिए था? n2 गैस के लिए है ना, ऐसे लिखो है ना। अब देखो ऐसे मैं किसके लिए लिखता हूं? H2 के लिए। H2 के लिए क्या हो जाएगा? देखो E के 1/2 m2 v2 स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। ये तुम्हारा H2 गैस के लिए हो जाएगा। क्लियर है ना? देखो जब टेम्परेचर दोनों के लिए समान है तो काइनेटिक एनर्जी भी दोनों के लिए होगी, समान होगी। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए इक्वल होगी ना, तो तुम्हारी ये LHS साइड इक्वल है, तुम्हारी RHS भी इक्वल होगी। तो तुम्हारी ये हो जाएगा 1/2 m1 v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। क्लियर, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा? देखो m1 v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा m2 v2 का स्क्वायर। क्लियर है, ये इक्वेशन नंबर 6 है। ठीक है, अब देखो इससे पहले अगर हम मूव करते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 पे, इक्वेशन नंबर 3 में देखो क्या है हमारे पास में? m1 v1
m2 v2 का स्क्वायर। जब ये दोनों तुम्हारे क्या है, एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि देखो हमको पता है m1 v1 का स्क्वायर बराबर है m2 v2 के स्क्वायर के। तो मतलब देखो ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के बराबर है कि नहीं। तो बचा क्या इसमें n1 और n2 बचा। तो इससे हमें पता चल जाएगा, देखो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, n1 इज इक्वल टू n2, कि जितने पार्टिकल्स इस n के इसके n2 के अंदर हैं उतने ही इस h2 के अंदर हैं। तो इसके पार्टिकल्स क्या आते हैं n1, इसके पार्टिकल्स क्या आते हैं n2। तो देखो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए ना, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो ये तो रहेगा n1 और n2। क्लियर ना। तो समझ में आया होगा कि हम इसको कैसे प्रूव करते हैं, इसको हम ऐसे प्रूव करते हैं, और इसको कोई नहीं बताता है। ओके ठीक है। हाँ तो देखो, हाँ जो तुम्हारी ओल्ड बुक्स जो होती थी उसमें तुम्हारा एक और जो लॉ आता था उसका नाम था रेसिप्रोकल लॉ, जिसको हम व्युत्क्रम का नियम बोलते थे, ठीक है। तो वो मैं इसके अंदर कवर करवाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इस बार तुम्हारे सिलेबस के अंदर वो नहीं है। हाँ अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर उसको पूछना है तो यू कैन कमेंट मी, ठीक है, या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, बता सकते हो आप मुझे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना आपको बहुत ही जरूरी है। और अगर आपको कोचिंग के रिगार्डिंग आपको कोई भी सजेशन लेनी है या आपको कोचिंग पर पढ़ना है तो आप मेरे लिए कांटेक्ट कर सकते हो 7378051986। ओके, ये हमेशा अवेलेबल मिलेगा ये नंबर, आपको कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो डोंट फॉरगेट प्रेस बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय बाय।